हे दोस्तों, वेलकम बैक टू बुक बाइट चैनल। अगर ये नाम आता है कि किस बंदे के पास सबसे ज्यादा कंपनियां हैं, तो किसका नाम याद आता है? इलॉन मस्क। लेकिन क्या आपको पता है कि यूके का एक ऐसा भी बंदा है जो इसके पास 400 से भी ज्यादा कंपनियां हैं? राइट, उनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। उनके नाम 400 से भी ज्यादा कंपनियां हैं और उनका बिजनेस हर एक फील्ड में है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, इंटरटेनमेंट हो, फाइनेंस हो या म्यूजिक इंडस्ट्री हो। मैं आज आपको उनकी लाइफ के 5 कुछ वैल्यूएबल लेसन, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट द चैलेंज। जब रिचर्ड ब्रांसन 11 साल के थे तो उनकी मम्मी ने उन्हें टास्क दिया। उनको एक रिलेटिव के घर जाना था जो 50 माइल्स अवे था और वहां से वापस भी आना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ना उनके पास कोई मैप था, ना ही कोई नेविगेशन और ना ही उन्हें रास्ता पता था। लेकिन अच्छी बात यह कि रिचर्ड ब्रांसन को एक बाइक दी गई और उस बाइक की मदद से वो 50 माइल दूर गए भी और वहां से सक्सेसफुली वापस भी आए। तो वापस आने के बाद उनकी मम्मी ने उनका वेलकम नहीं किया। उसके बजाय उन्होंने उनको कुल्हाड़ी दे दी और जंगल भेज दिया कुछ लकड़ियां काटने के लिए। ऐसा ही एक सेम इंसिडेंट उनके साथ हुआ जब वो फैमिली के साथ वेकेशन पे गए थे। वहां पे उनकी आंटी ने उनसे चैलेंज किया कि अगर इस छुट्टी के खत्म होते होते तुम स्विमिंग सीख लोगे तो मैं तुम्हें 10 सेलिंग का नोट दूंगी। तो वो डेली कई घंटे स्विमिंग प्रैक्टिस करते, लेकिन जब छुट्टियां खत्म होने को आई तब तक वो स्विमिंग नहीं सीख पाए। तो वो सारी फैमिली कार से घर को वापस आ रहे थे। तो जब वो घर पहुंचने वाले होते हैं तो रास्ते में एक नदी देखते हैं। वो कार को रोकते हैं, कपड़े उतारते हैं और नदी में कूद जाते हैं। धीरे धीरे इफर्ट के बाद वो एक छोटी छोटी मोटी स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। ये सब देख के वहां पे लोग काफी खुश हो जाते हैं और वापस आके जब वो वापस आते हैं तो उनकी आंटी उन्हें 10 सिलिंग का नोट गिफ्ट करती है। इस स्टोरी का मोरल ये था कि हमें हमेशा एक छोटे छोटे जो चैलेंजेस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे हम अपनी लिमिट को ब्रेक कर सके। सो द सेकेंड पॉइंट इज ट्राई न्यू हुक। रिचर्ड ब्रांसन का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस था वो कुछ खास नहीं था। तो उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ, जॉनी जेम्स के साथ मिलकर एक मैगजीन की स्थापना की जिसका नाम था स्टूडेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस मैगजीन को पब्लिश करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने एक नया हुक अप्लाई किया। वो ललॉयड बैंक के पास गए और बोला कि आपका जो कंपटीटर है, नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक, उन्होंने हमें पैसे दिए हैं अपनी मैगजीन में ऐड को छापने के लिए। तो क्या आप भी चाहेंगे कि उसके सामने वाले पेज पे मैं आपका भी ऐड डाल दूं? ये एक जस्ट हुक था, एक ट्राई था। तो ललॉयड बैंक मान गया और उन्होंने उसको 250 पाउंड रुपए दिए अपने ऐड को मैगजीन में पब्लिश करने के लिए। तो इस तरीके से रिचर्ड ब्रांसन अपना पहला चेक पाते हैं अपने मैगजीन को पब्लिश करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में आपको चीजें बहुत आसानी से नहीं मिलती, आपको कभी कभी एक छोटा सा हुक भी ट्राई करना पड़ता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है मुश्किल में मौका। स्टूडेंट के बाद उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। वो थी कि जो म्यूजिक के रिकॉर्ड्स होते थे वो मेल के जरिए वो लोगों तक पहुंचाया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब पोस्ट ऑफिस वाले स्ट्राइक पे चले गए। सर 1971 में पोस्टल स्ट्राइक हो गई इंग्लैंड में। अब दिक्कत ये आ गई कि वो मेल के जरिए अपने म्यूजिक रिकॉर्ड्स नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब उन्हें एक स्टोर चाहिए था जहां पे वो म्यूजिक के रिकॉर्ड्स को सेल कर सकें। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बार्गेन किया। वो ऑनर के पास गए। ऑनर की नीचे एक जूते की दुकान थी और ऊपर एक कमरा खाली था। उससे उन्होंने बोला कि जो हमारी म्यूजिक की दुकान है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, बहुत लोग म्यूजिक के शौकीन हैं। अगर जो भीड़ आएगी तो वो इस सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाएगी। वो कहीं ना कहीं आपकी जो शूज की दुकान है ना उसको भी ट्रैफिक मिलेगा। वो लोग यहाँ पे आके जूते भी खरीदेंगे। इससे हम दोनों लोग का फायदा है। तो उनकी इस एक मेथड से उसका जो ऑनर था वो खुश हो गया और उन्हें जो दुकान थी ना वो सस्ते दाम में दे दिया। तो एक अच्छी बात ये रही कि जब पोस्टल स्ट्राइक खत्म हुई, पोस्ट ऑफिस की स्ट्राइक खत्म हुई, तब तक रिचर्ड ब्रांसन के पूरे इंग्लैंड में 14 स्टोर हो गए। सो द स्टोरी इज दिस कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रॉब्लम के साथ हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिले अपने बिजनेस को ग्रो करने का। फोर्थ पॉइंट इज हार्ड वर्क एंड गुड लक। वर्जिन मेल के बाद रिचर्ड ब्रांसन ने अपना खुद का एक स्टूडियो सेटअप किया जहाँ पे वो म्यूजिक को रिकॉर्ड्स किया करते थे और वर्ल्ड वाइड सेल करते थे।
तो उन्होंने जो पहला गाना रिकॉर्ड किया वो था ट्यूबुलर बेल्स, माइक ओल्डफील्ड के साथ। ये गाना यूके में बहुत हिट था, लेकिन ये इस सॉन्ग को अटलांटिक ग्रुप को नहीं बेच पा रहे थे, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो गाना है वो अमेरिका में नहीं चलेगा। लेकिन रिचर्ड ब्रांसन ने एक बंदा था जो अहमद इडिगम, उसको कॉल किया और उसको प्रेशर किया इस गाने को सुनने के लिए। इडिगम ने ये गाना कई बार सुना और हर बार रिजेक्ट कर दिया कि इसको हम किसी मूवी में नहीं ले सकते। लेकिन उन्होंने काफी प्रेशर किया कि एक बार आप और एक बार और एक बार और कॉल करके इस गाने को सुनने के लिए। तो एक बार जब वो फाइनली लास्ट टाइम उस गाने को सुन रहे थे, तो उनके रूम में विलियम फ्रेडकिन एंटर करते हैं, जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि इडिगम तुम कौन सा गाना सुन रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं ट्यूबुलर बेल्स का ये गाना सुन रहा हूँ। फिर विलियम फ्रेडकिन ने भी इस गाने को सुना, और जैसे ही उन्होंने इस गाने को सुना, उन्हें ये गाना बहुत पसंद आ गया, और इस गाने को उन्होंने अपनी अगली मूवी द एग्जॉर्सिस्ट, जो एक हॉरर फिल्म है, उसके लिए सिलेक्ट कर लिया, और आगे चल के वो मूवी वर्ल्ड वाइड फेम गेन की। तो हार्ड वर्क ये था कि ब्रांसन ने कई बार प्रेशर किया इटगम को गाना सुनने के लिए, और लक ये था कि जब वो गाना सुन रहे थे उस समय वो फिल्म डायरेक्टर फ्रेडकिन इंटर करते हैं और उसको ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फिफ्थ इज सीज द मोमेंट। रिचर्ड ब्रांसन एक आइलैंड खरीदना चाहते थे जहां पे अपना खुद का एक म्यूजिक स्टूडियो डाल सकें। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑनर से कांटेक्ट किया। वो ऑनर ब्रांसन को और उनके एक दोस्त को हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड का टूर करवाया, और जब वो दोनों टूर करके वापस आए उसका प्राइस पूछने के लिए, तो उन्होंने बताया कि इसका प्राइस है 3 मिलियन पाउंड। इसके काउंटर में ब्रांसन ने ऑफर दिया 150,000 पाउंड, मीन्स 1.5 लाख पाउंड, और प्राइस था 30 लाख पाउंड। जब ऑनर ने ये बात सुनी तो उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि तुम ये डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम ये ले ही नहीं पाओगे। लेकिन ब्रांसन को वो आइलैंड बहुत पसंद आया था, तो वो उसके कांटेक्ट में थे, उस ऑनर के कांटेक्ट में लगातार थे और ऑब्जर्व कर रहे थे एक राइट मोमेंट का। और वो मोमेंट एक दिन आ ही गया। ऑनर एक बिल्डिंग को फाइनेंस कर रहा था, लेकिन उसको 200,000 पाउंड कम पड़ रहे थे। इसी मौके का फायदा उठा के ब्रांसन ने उसे रिकॉन्टैक्ट किया और इस आइलैंड को 1.8 लाख पाउंड में खरीद लिया, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 30 लाख पाउंड थी। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक राइट मोमेंट का वेट करना होता है एक सही डील को करने के लिए।